तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में डेरिवेशन I इज इक्वल टू NEAVD, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज करंट डेंसिटी। अब आप कहिएगा सर ये करंट डेंसिटी क्या चीज है, इसको समझ लिखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में सुनते हैं। क्या है करंट डेंसिटी? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर करंट हमें वेक्टर की तरह प्रयोग करना पड़ता है। कई ऐसे पोजीशंस हैं जहां पे करंट हमको कैसा चाहिए, वेक्टर की तरह चाहिए। अब उसको वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए हमने एक बुद्धि लगाया, एक नया टर्म इजाद किया जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट को हमने एरिया से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर होता है ना, फ्लक्स में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, एरिया वेक्टर, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और जब आप किसी स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करते हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और करंट का जो वेक्टर फॉर्म है वो कौन है, करंट डेंसिटी है। तो जहां जहां पर आपको करंट को डॉट प्रोडक्ट कराना है, करंट का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, तब आई तो वहां यूज नहीं कर सकते थे, तो आई के जगह पे आपने क्या यूज कर लिया, आई के जगह पर आपने करंट डेंसिटी को यूज कर लिया। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके हिसाब से आप आगे की कहानी समझ सकते हैं। तो हेडिंग लिखिए, हेडिंग डालिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, राइट। करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, current density of a conductor is defined as the amount of current, the amount of current passing, the amount of current passing per unit area, passing per unit area, passing per unit area of a conductor, held parallel, held perpendicular to the direction of charge flow, to the direction of flow of charge, flow of charge। तो ये अमाउंट ऑफ करंट है जो पर यूनिट एरिया से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और एरिया के परपेंडिकुलर, यानी अगर ये आपका एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर चार्ज फ्लो है। एरिया अगर परपेंडिकुलर चार्ज फ्लो, यानी चार्ज फ्लो भी इधर, और अगर एरिया ये है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, उधर ही होगा। तो एरिया वेक्टर भी उधर और चार्ज भी उधर ही फ्लो कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये लॉजिक समझ में आया? ये लॉजिक है कि अगर ये आपका एरिया है, इधर से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो एरिया का एरिया वेक्टर तो इधर ही जाएगा, एरिया वेक्टर भी इधर और करंट भी कहां फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में। दोनों बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, फ्लक्स के जैसा। यहां पे इट इज डिनोटेड बाय J, it is denoted by J, and J is equal to current divided by area, current divided by area। J is equal to I by A, where J is current density। Done। लिखिए, current density is a vector quantity, current density is a vector quantity। मैंने बताया आपको कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो उसका कारण है कि जहां जहां पर करंट को वेक्टर की तरह यूज करना था तो हमें कुछ तो चाहिए था। हमने क्या किया, करंट को एरिया से डिवाइड करके एक नया क्वांटिटी डिराइव करिया जिसका नाम है करंट डेंसिटी, और उसको हम लोग वेक्टर की तरह उपयोग में लेने लग गए। आगे लिखिए, whose magnitude is given by
whose magnitude is given by, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, whose magnitude is given by इक्वेशन नंबर 1 and direction is given by, direction is same as the direction of conventional current. J vector is equal to I by A vector. I is equal to J dot A या DI वेक्टर डिफरेंशियल फॉर्म में J डॉट DA वेक्टर के बराबर। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट डन। और I इज इक्वल टू, अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट करिएगा, यहां भी इंटीग्रेट होगा, यहां भी इंटीग्रेट होगा, तो यह आ जाएगा I और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन J डॉट DA। यहां पे दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये आपका एक्सप्रेशन आ गया करंट का इन टर्म्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स। और ये सरफेस इंटीग्रेशन होगा। ये कैसा इंटीग्रेशन होगा? सरफेस इंटीग्रेशन होगा। दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जहां कहीं भी करंट को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर डिफाइन करना है वहां पर आप यही वाला वैल्यू को यूज कर सकते हैं। हेडिंग डालिए, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी in terms of drift velocity, drift velocity, current in terms of drift velocity, current density in terms of drift velocity। यानी आपको J और VD के बीच में क्या निकालना है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। डन। तो ये काफी सरल है, इसमें तो कहीं कोई बुद्धि लगाने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सरल टाइप का इसका ये आएगा। देखिए क्या है इसका, ये I इज इक्वल टू आप पढ़े हुए हैं NEA VD के बराबर। अगले स्टेप पर मैं I को A से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। I से A पे डिवाइड करिएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, NE VD बच जाएगा। और I बाई ए को मैं अगली लाइन पर क्या लिख सकता हूं, J लिख सकता हूं। ये बन जाएगा NE VD और दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड हाँ नीचे ही लिखा हुआ है। VD माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पेन मोटा है ना, VD माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डन। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी हैं। कौन? J वेक्टर इज इक्वल टू N कांस्टेंट E कांस्टेंट। वेलोसिटी भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप इसको वेक्टर के टर्म्स में भी क्या कर सकते थे, डिनोट कर सकते हैं। आप इसको वेक्टर के टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों एक्सप्रेशन आपका आ गया। हेडिंग डालिए मोबिलिटी, हेडिंग डालिए मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन लिखिए मोबिलिटी का। मोबिलिटी जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो, हाँ मोबिलिटी ज्यादा। मोबिलिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। लिखिए मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर इज डिफाइंड एज, मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ the magnitude of drift velocity of the current carrier, the ratio of the magnitude of drift velocity of the current carrier in a material, magnitude of the drift velocity of current carrier in a material
टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड across the conductor, across the conductor, applied electric field across the conductor. डन, बढ़े आगे। आप वीडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या लिखते हैं? आपने लास्ट क्लास में लिखा है E, कैपिटल E टाउ बाई एम। देखिए, लिखे थे क्या लास्ट क्लास में? 2 से 1 में आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? E कैपिटल E टाउ बाई एम होल डिवाइडेड बाई 1 बाई ई। यहां से क्लियरली दिख रहा है ई से ई क्या हो जाएगा? कट जाएगा और म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ई टाउ बाई एम, यानी मोबिलिटी तीनों के तीनों कांस्टेंट चीज पे ही डिपेंड कर रहा है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो लिख लीजिए, यहां तक लिख लिए, इसके नीचे लिखिए मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर, mobility of current carrier is inversely proportional to mass of the charge carrier and directly proportional to average relaxation time. Inversely proportional to mass of the charge carrier and directly proportional to average relaxation time, and the unit of mobility is Simon. Unit of mobility is SI, यूनिट मोबिलिटी की है साइमन न्यूटन इनवर्स, साइमन इनवर्स न्यूटन इनवर्स कूलम। मीटर पर सेकंड। Mass of the charge carrier and directly proportional to average relaxation time. This is the unit of SI unit of mobility. Done. यहां तक कोई डाउट? बढ़े आगे। एस इनवर्स माने सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड। ये यहां से लाया होगा मेरे ख्याल से, इसको लिखा होगा चार्ज, फोर्स बाई चार्ज, और ये वीडी, तो वीडी तो मीटर पर सेकंड और फोर्स बाई चार्ज को लिखा होगा न्यूटन इनवर्स कूलम, तो वहां से लेकर आया होगा। डन, बढ़े आगे। And the very important topic of this chapter, Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law. What is Ohm's law? What is Ohm's law? तो आप लोग Ohm's law पढ़े हुए हैं। क्या है Ohm's law बताइए? ओम्स लॉ क्या है? पूरा याद था तो उसका आधा भी बोलिए कम से कम। करेंट, वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, और इसको जब हम लोग इज इक्वल टू में करेंगे तो क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू I R, और ये आपका क्या बनेगा? ओम्स लॉ बनेगा। करेक्ट। इसको ऐसे करके क्या कर दीजिए? गलत कर दीजिए। इसको ऐसे करके क्या कर दीजिए? गलत कर दीजिए। आप कहिएगा सर आप पगला गए,
साला v इक्वल टू आई आर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड v इज प्रोपोर्शनल टू आई होगा तब ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट r लगाएंगे और v इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आप टोपी जब से पहने हैं तब से सिर्फ दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, ये गलत कैसे हो गया? साला 10 क्लास से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो 10 क्लास में हम आपको तो यही पढ़ाए थे, हम लोग को पढ़ाए थे, लेकिन जो समझाए थे वो आप भूल गए। हाँ देखिए, इसको याद है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये तो अभी हाल फिलहाल ही पढ़ा है ना। तो v इज इक्वल टू आई आर, ये एक्सप्रेशन सही है, पर जो आपने v इज प्रोपोर्शनल टू आई बोला है ये 100% क्या है? गलत है। अब बोलिएगा सर कैसे गलत है? तो इसको मैं जनरली समझाता हूं न्यूटन के सेकेंड लॉ से। F इज प्रोपोर्शनल टू A होता है कि A इज प्रोपोर्शनल टू F होता है, दोनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल मैं जनरली बच्चों से पूछता हूं कि भाई दोनों में से सही कौन सा है, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? तो जनरली बच्चा कहता है पहला वाला सही है, F इज प्रोपोर्शनल टू A, तो F इज इक्वल टू मास कांस्टेंट डाल दिया, F इज इक्वल टू ma हमारा हो जाता है, F इज इक्वल टू ma, A इज प्रोपोर्शनल टू F। ये बात कोई बच्चा नहीं बोलता। आप खुद सोचिए, हम लोग किसी बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं कि किसी बॉडी को फोर्स देते हैं? आप धक्का लगाते हैं, उसके वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, न कि आप कोई मास था उसको एक्सेलरेशन दे दिए तो आपको फोर्स की प्राप्ति हो गई। यानी फोर्स आपको कभी भी मिलता नहीं है, फोर्स ऑलवेज आप क्या करते हैं? लगाते हैं। यानी कॉज कौन है एक्सेलरेशन का? फोर्स है, और फलस्वरूप आपको क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। जब कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को लिखते हैं तो ऑलवेज लिखते हैं इफेक्ट, जो आपका फल है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉज के। इफेक्ट जो है वो ऑलवेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? कॉज के। आप फोर्स लगाते हैं जिसके वजह से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है, न कि आप एक्सेलरेशन लगाते हैं और आपको क्या मिलता है? फोर्स। इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू कॉज। आप मेहनत कीजिएगा तो एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा एग्जाम में अच्छा नंबर। तो आपने कॉज क्या किया? आपका एफर्ट क्या डाला? पढ़ाई किए, जिसके फलस्वरूप क्या आया? एग्जाम में अच्छा नंबर आया। तो आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ये ऑलवेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? कॉज इज, इफेक्ट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू कॉज, ना कि कॉज इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट। इस हिसाब से आप बताइए ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? नीचे वाला सही है, क्योंकि कॉज कौन है? फोर्स है, और फलस्वरूप आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। यह बात सही? अगर यह बात सही तो अगली बात भी क्या होनी चाहिए? समझ में आनी चाहिए। मेरे पास अब दो ऑप्शन है, V इज प्रोपोर्शनल टू I है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V है। हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? व्हाट वी अप्लाई? वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि करंट अप्लाई करते हैं? हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। 3 पॉइंट लिखवाए थे ना। पहला पॉइंट क्या था? प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। दूसरा पॉइंट क्या था? सर्किट क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। और तीसरा पॉइंट था कि आप उस पर क्या अप्लाई करिएगा? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। आप हमेशा क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आपका कॉज कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करिएगा फलस्वरूप आपको क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I क्या है? गलत है। क्या सही है? क्या सही है? ये 100% क्या है? गलत है। ये 100% क्या है? गलत है। सही क्या है? I इज प्रोपोर्शनल टू V। I is proportional to V. The current flowing in a circuit is directly proportional to the applied potential difference. ना कि the potential difference is directly proportional to current. The current flowing in the circuit is directly proportional to the applied potential difference. जितना potential difference दीजिएगा उसके correspondingly current आपको मिलेगा। तो Ohm's law क्या है? I is proportional to V और V is proportional to I. I is proportional to V. Therefore, I अगर V के प्रोपोर्शनल है इज इक्वल टू करने के लिए
आप कुछ एक कांस्टेंट यहां पर भी डाल दीजिए और v इज इक्वल टू आई बाई के लिखिए, वेयर v इज इक्वल टू आई बाई एक नया कांस्टेंट k डैश डाल दीजिए और यही k डैश किसके बराबर हो जाता है, r के बराबर हो जाता है और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। और मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप v इज प्रोपोर्शनल टू i लिख रहे हैं कि i इज प्रोपोर्शनल टू v लिख रहे हैं, पर फिजिक्स में आप अगर v इज प्रोपोर्शनल टू i लिख रहे हैं उसका मतलब अलग है और i इज प्रोपोर्शनल टू v लिख रहे हैं उसका मतलब अलग है फिजिक्स में। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 पेन तुम खरीदे 50 रुपया में तो एक पेन का कीमत 10 रुपया, अब तुम 10 पेन खरीद रहा है, ये भी चलेगा। तूने कहा हम 50 रुपया में 5 पेन खरीदे तो 10 रुपया में एक पेन खरीदे तो 100 रुपया में कितना पेन होगा, दोनों तरफ से सवाल सॉल्व हो जाएगा। पेन और प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पेन का संख्या बढ़ रहा है प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन फिजिक्स में I इज प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज प्रोपोर्शनल टू I सेम नहीं है। लॉजिकली I इज प्रोपोर्शनल टू V, मैथमेटिकली वी कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल टू I मैथमेटिकली। इसीलिए किसी किताब में अगर V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखा है तो उसके ऊपर 100% लिख दिएगा मैथमेटिकली, क्योंकि मैथ्स को इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V है, पर फिजिक्स को तो फर्क पड़ता है। हम देते क्या है, पोटेंशियल, इफेक्ट में क्या मिलता है, करंट। डेफिनेशन लिखिए ओम्स लॉ का। जॉर्ज साइमन ओम्स इन द ईयर 1828, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट का नाम है, GEORGE, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम इन द ईयर 1928, सॉरी 1828 stated a law which gives the relationship between, stated a law which gives the relationship between electric current flowing in a conductor, electric current flowing in a conductor when potential difference is applied across it, when a potential difference is applied across it. This law is known as Ohm's law, और इसी के लॉ को आप क्या कहते हैं, दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ, इसी को आप क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अगले क्लास में ले लेना बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशनशिप है जो आपने अभी थोड़े देर पहले क्या किया, स्टैब्लिश किया। लिखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current I flowing through the circuit, according to Ohm's law, the current I flowing through a circuit, circuit या conductor, the current I flowing through the circuit in a conductor is directly proportional to the current I flowing through the circuit or a conductor is directly proportional to the potential difference applied, the potential difference applied across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, provided, provided, क्या इंपॉर्टेंट बात है, provided, आपको provided the physical conditions like, the physical conditions like temperature, pressure, strain, etc. are kept constant. Temperature, pressure, strain are kept constant. ये कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जिसको आपको क्या रखना है, फिजिकल कंडीशंस हैं जिसको आपको सेम रखना है।
यानी कांस्टेंट रखना है। अगर इसमें आप वेरिएशन कीजिएगा तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी आपने लिखा है ये ट्रू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कुछ फिजिकल कंडीशन को आपको क्या रखना होगा, ट्रू रखना होगा। और उसके नीचे आप ये यहां से लेकर यहां तक लिख लीजिए, I इज प्रोपोर्शनल टू V, I इज प्रोपोर्शनल टू V मतलब I इज प्रोपोर्शनलिटी लास्ट में K डैश जो है वो R के बराबर है। वेयर R इज व्हाट, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आपने जो V इज इक्वल टू आई आर लिखा है, यहां पर जो आप V इज इक्वल टू आई आर लिख रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, यहां पर जो ये R है, दिस R इज proportionality constant, proportionality constant also called as resistance of the conductor, resistance of the conductor, इसी को आप क्या कहते हैं, resistance of the conductor कहते हैं। This is called as resistance of the conductor R. R is resistance of the conductor. Done. ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। जब आप ग्राफ बनाइएगा किसके किसके बीच में, देखिए सीधा है, क्या देखा रे, देखो लगभग करंट वोल्ट आप बना रहे हैं, वोल्टेज वर्सेस वोल्टेज इन वोल्ट वर्सेस करंट इन एम्पेयर का ग्राफ जब आप बनाइएगा, ये क्या बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। डन। क्यों, वाई ऐसा, इसको हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। V इज इक्वल टू आई आर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई, 0। y एक्सिस पर कौन है, v है, x एक्सिस पर कौन है, i है। तो स्लोप जो tan थीटा के बराबर होता है, जो कि परपेंडिकुलर बाई बेस है, किसी भी एक पॉइंट पर जब आप एक ट्रायंगल बनाइएगा, किसी भी एक पॉइंट पे जब आप एक क्या बनाइएगा, ट्रायंगल बनाइएगा, या आप थीटा लीजिएगा, तो ये इस तरफ यहां पर ये v होगा और ये क्या होगा, i होगा। तो आप लिखेंगे स्लोप विच इज इक्वल टू m विच इज tan थीटा इज इक्वल टू v बाई i, और v इज इक्वल टू आई आर में v बाई आई करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे r मिलेगा। तो जो m है स्लोप वो किसके बराबर है, r के बराबर है। m जो है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। और ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्लोप है वी आई ग्राफ का वो आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। क्लियर, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट, जब आप देखो, सीधा देखो, अब आप क्या बना रहे हैं, आईवी ग्राफ बना रहे हैं।
दिस टाइम यू आर मेकिंग विच ग्राफ, आईवी ग्राफ। आईवी ग्राफ बनाइएगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। यह है करंट इन एम्पेयर का ग्राफ वर्सेस वोल्टेज इन वोल्ट का ग्राफ। और जब आप करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बना रहे हैं तो इसका स्लोप क्या देगा, तो अब यहां देखिए V इज इक्वल टू किसके बराबर, आई आर के बराबर। I कैन बी रिटन एज V इंटू 1/r। अब हमारे y एक्सिस पर कौन है, y एक्सिस पर, यहां पर y एक्सिस पर कौन है, करंट है, x एक्सिस पर कौन है, वोल्टेज है, और ये क्या हो गया, m हो गया। इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। जब आप इसको कंपेयर करिएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो जो आपका स्लोप है m वो किसके बराबर आया, 1/r के बराबर। जो स्लोप है वो किसके बराबर आया, 1/r के बराबर, 1/r के बराबर। और जो स्लोप निकल के आया है वहां से आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप यहां डाल सकते हैं द स्लोप ऑफ आईवी कर्व। अब हम लोग पहले क्या लिख रहे थे, वीआई कर्व, अब यहां क्या लिख रहे हैं, आईवी कर्व। द स्लोप ऑफ आईवी कर्व इज रेसिप्रोकल, RESICI, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज कंडक्टिविटी। ये क्या है, कंडक्टिविटी। यानी स्लोप ऑफ VI ग्राफ आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ VI ग्राफ आपको क्या देगा, कंडक्टिविटी देगा। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर दीजिए, थीटा बना लीजिए। तो यहां पे आप देखिएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यहां पे परपेंडिकुलर क्या आएगा, करंट, और यहां आएगा V। तो tan थीटा इज इक्वल टू I/V, और I/V किसके बराबर होता है, देख लीजिए, I/V इज इक्वल टू 1/r के बराबर होगा। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, 1/r के बराबर हो गया, 1/r के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये 1/r के बराबर। सो 1/r इज इक्वल टू I/V, और ये आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। 1/r ही किसके बराबर है, कंडक्टिविटी के बराबर है। दिस इज ओनली इक्वलेंट टू कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग को क्या देता है, कंडक्टिविटी देता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी। एक क्वेश्चन लिखिए, राइट, VI ग्राफ, क्वेश्चन देखिए, VI ग्राफ of two conductors A and B are shown, of two conductors A and B are shown, देखिए क्या दिया हुआ है, A और B, दो ऐसे ये आपका इस तरह से दो A है ये, और एक ये B है। ये दो अलग अलग, एक को A बोला है और एक को B बोला है। दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज VI ग्राफ, दिस इज VI ग्राफ। ये VI आप ग्राफ आपको दिया हुआ है। पूछ रहा है विच ऑफ द कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस, विच ऑफ द कंडक्टर हैज
which of the conductor has more resistance। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, V और I के बीच में ग्राफ दिया हुआ। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि जो स्लोप है VI ग्राफ का वो रेजिस्टेंस के बराबर है। तो रेजिस्टेंस जो होता है R वो होता है स्लोप ऑफ VI ग्राफ के बराबर, स्लोप ऑफ VI ग्राफ के बराबर। और जो स्लोप ऑफ VI ग्राफ है वो B का स्लोप क्या है, ज्यादा है, यानी RB इज ग्रेटर देन RA, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ A। रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ A। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। ये क्या था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। अभी सेकंड पार्ट में कह रहा है कि देखिए VI ग्राफ नहीं है, अब आपको क्या दिया है, IV ग्राफ दे दिया। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, IV ग्राफ ऑफ two conductors are as shown। वापस से ये आपका और ये आपका इस प्रकार से, ये एक कंडक्टर है, टेढ़ा हो गया रे, वो अपना हाथ से कीजिए क्या, तुम कह रहे थे हाथ से कैसे हो गया ऐसे। ये एक और दूसरा ये दो। इस बार भी वो क्या कह रहा, एक को A मानिए और एक को B। ये A है और ये B है। दिस टाइम इट इज IV ग्राफ, दिस टाइम इट इज करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। आपसे कह रहा बताओ विच कंडक्टर है more resistance has more resistance तो 1/, यहां पर देखिए जब हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि IV ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस देता है। रेसिप्रोकल ऑफ दिस या क्या देता है, कंडक्टेंस देता है। अगर वो कंडक्टेंस दे रहा तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, A की, और B की कंडक्टिविटी। और अगर B की कंडक्टिविटी कम है यानी रेजिस्टिविटी ज्यादा है यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो B का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं 1/RA इज ग्रेटर देन 1/RB। और अगर 1/RA बड़ा है तो RA RB में क्या रिलेशन होगा, ये क्वांटिटी तभी बड़ी होगी जब ये क्वांटिटी बड़ी है। क्या सही बोला, गलती बोल रहा हूं, 1/RA इसका बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो 1/ रेजिस्टेंस अगर बड़ा है इसका मतलब कंडक्टेंस ज्यादा है। कंडक्टेंस ज्यादा यानी रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी कम यानी रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी RB इज ग्रेटर देन RA। डन। तो RB का रेजिस्टेंस जो है वो RA से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, हो गया। तो यहां तक रखते हैं। अगली क्लास में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A, और उसके ऊपर अलग अलग टाइप का सवाल कि अगर हम उसका लेंथ बढ़ा दें, एरिया ऐसा हो जाए तो भाई क्या होगा, इस तरह का जो सवाल आता है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके पास फिर रेजिस्टिविटी क्या होता है, फिर R इक्विवेलेंट, सीरीज और पैरेलल। तो अभी हाल फिलहाल में ही आपने कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल पढ़ा था, एग्जैक्टली उसका उल्टा वो पढ़ना है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस एक बार हो जाएगा
तो फिर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे न्यूमेरिकल में, और लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो और आपका भी भला हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर कोई नई वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।